नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने चैप्टर 2 संघवाद को लेकर हाजिर हुए हैं। यह आपकी लोकतांत्रिक राजनीति बुक का दूसरा चैप्टर है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी भारत में लोक विकेंद्रीकरण क्या कहा गया है? भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र से राज्य की ओर, राज्य से स्थानीय शासन की ओर, तो इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा। तो इसे कहा गया है विकेंद्रीकरण। जैसे कि संघीय सरकार में हमने पढ़ा था कि जो सत्ता होती है वो दो में बढ़ जाती है। किसमें? एक तो राज्य सरकार में और एक केंद्र सरकार में। तो आगे पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तर वाली होती है। हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है। क्या? हमने अपने देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, एक तो केंद्र स्तर की और एक राज्य स्तर की। पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। क्या कह रहा है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो यूरोप महाद्वीप के जो कई देश हैं उनसे बड़े हैं, जनसंख्या के आधार पर भी तो क्षेत्रफल के आधार पर भी काफ़ी बड़े हैं। जनसंख्या के आधार पर जैसे कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र देखते हैं तो जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। कहने का मतलब क्या? भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कई सारी विविधताएं मौजूद है। यानी कि उसी राज्य में कहीं किस जाति के लोग हैं तो कहीं किस धर्म के लोग हैं, और बहुत सारी विभिन्नताएं वहाँ मौजूद है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की आवश्यकता पड़ती है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है। तीन स्तर मैंने आपको बताया था, एक केंद्र सरकार, दूसरा बताया राज्य सरकार, और तीसरा बताया स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में नगर पालिकाएँ और पंचायत आती है। तो सरकार कहाँ, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो, यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे होता है। प्रांतीय स्तर यानी कि राज्य की जो सरकार थी उसके नीचे। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है या यह बात बताई गई है कि इसके फलस्वरूप तीनों स्तर की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया है। क्या कहा गया है? तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया है, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएँ आती है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा? जब शक्तियाँ केंद्र स्तर से और राज्य स्तर से लेकर किसको दी जाती है? स्थानीय शासन को दी जाती है या स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बड़े ढंग से किया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे कई मुद्दे होते हैं देश के अंदर या राज्य के अंदर जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। क्या कहा जा रहा है कि जो उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने इलाके में जो समस्याएं उत्पन्न हो रखी होती है उन समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा भी कर सकते हैं। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और कहाँ नहीं, और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। जब स्थानीय शासन में जब सत्ता की जो शक्ति होती है वो स्थानीय शासन तक बढ़ाई जाती है या स्थानीय शासन तक बांटी जाती है, तो इससे क्या होता है, लोगों के जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको जो है सत्ता में सीधा भागीदार बनाया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है। क्या कह रहा है? जो देश में जो लोग हैं उनको जो है उनके मन में लोकतंत्र के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है और लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ जाती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और क्या कह रहा है? विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। क्या कहा गया है कि जो हमारा संविधान बना हुआ है
हमारे संविधान में भी विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। इसी की वजह से जो है भारत में जो है पंचायतें बनाई गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई थी या की गई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों के स्तर पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। क्या कह रहा है कि पहले से ही जो है इसकी कोशिश की गई है विकेंद्रीकरण की, जिसकी वजह से जो है ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी और इन्हें क्या है राज्यों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी कराए गए थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। क्या कह रहा है, ये कहा गया है जो पहले व्यवस्था थी विकेंद्रीकरण की, उसमें कहा गया था कि जो सत्ता थी वो राज्य के हाथों में थी, राज्य से जो है स्थानीय शासन में गई थी, लेकिन इनका ये जो सीधे नियंत्रण में होते थे किसके, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते थे। तो राज्य सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इनके पास जो शक्तियाँ थी वो केवल नाम मात्र की शक्तियाँ थी, नाम मात्र का ही विकेंद्रीकरण हो रखा था, क्योंकि जो डिसीजन लेते थे वो राज्य सरकार लिया करती थी और केवल इनका सिर्फ नाम ही हुआ करता था कि इनका स्थानीय शासन का केवल नाम ही हुआ करता था कि नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा काम कराया जा रहा है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से नगर पालिकाओं और पंचायतों की स्थापना की गई थी। और तीसरे स्तर को भी क्या बनाया गया? शक्तिशाली और प्रभावी बना दिया गया था। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो स्थानीय शासन है इसके लिए भी चुनाव कराए जाएंगे और कराए जाते हैं, और ये क्या है, एक संवैधानिक क्या हो गई है, बाध्यता हो गई है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो स्थानीय स्वशासन पर या स्थानीय शासन के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही साथ कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिए गए हैं जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंदर। अब क्या कहा गया? अब कहा गया कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन भी किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। क्या कह रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके पास जो राजस्व है और जो अधिकार है उनमें से कुछ अधिकार और कुछ राजस्व यानी कि कुछ धन किनको देना पड़ता है? स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है, यानी कि स्थानीय सरकारों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि गांवों के स्तर पर मौजूद जो स्थानीय शासन है उसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जबकि नगरों में से नगर पालिकाओं के नाम से या नगर निगम के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गाँव में कुछ राज्यों और ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। क्या कह रहा है कि हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह 1/3 परिषद होती है। यह एक तरह की क्या होती है? परिषद है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। किसमें? जो परिषद होती है जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत की एक परिषद होती है, उसमें क्या होता है? एक सदस्य होता है, इसमें कई सदस्य होते हैं और इसका क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं। सदस्यों को किससे चुना जाता है? वार्डों से चुना जाता है। उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। जो सदस्य होते हैं उन्हें वार्डों से चुना जाता है और इन्हीं सदस्यों को पंच कहा जाता है और इन्हीं पंचों का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान या सरपंच बोला जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। अब ये वयस्क लोग कौन होते हैं? वयस्क लोग वे लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और 18 साल के बाद के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। कौन? ग्राम पंचायत। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गांव के सभी मतदाता क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। किसके? ग्राम पंचायत के। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक
करनी होती है। किसको? ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत क्या करती है? साल में 2 या 3 बार क्या करती है? बैठक भी करती है, जिसमें जो है ये अपने कामकाज की समीक्षा करती है, ठीक है, और ग्राम का बजट भी पास करती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। जो स्थानीय शासन का ढांचा होता है किस तक होता है? जिला स्तर तक का होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति भी बनाई जाती है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं, यानी कि जो ग्राम यानी कि जो मंडल होता है या प्रखंड स्तरीय पंचायत होती है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? उस इलाके की जितनी भी पंचायत होती है और उनके जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद को बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि जो कोई जिला होता है उस जिले में जितनी भी पंचायतें हैं या जितनी भी पंचायत समितियाँ होती है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जिला परिषद का निर्माण करती है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। क्या कहा जा रहा है कि जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद के सदस्यों का भी क्या होता है? चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। इसमें कहा गया है कि जिला परिषद होती है, जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद के जो अधिकतर सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका चुनाव नहीं किया था। वो कौन होते हैं? वो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं और साथ ही साथ कुछ अधिकारी भी होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान भी होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। क्या? स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं होती है शहरों में उनको नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जिनको चुना गया है वही लोग नगर पालिका और नगर निगम का काम करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा उपयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। 36 लाख बहुत बड़ी आबादी होती है, जो विश्व के ऐसे कई देश हैं जिनमें 36 लाख जनसंख्या ही नहीं है। तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है और साथ में हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। किनकी आवाज़ को? महिलाओं की आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियाँ कायम है हमारे देश के अंदर। पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की जो बैठक है वो नियमित ढंग से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। क्या देखा गया है कि अधिकांश जो राज्य सरकार है वो उस राज्य में मौजूद पंचायतें हो या फिर नगर पालिकाएँ हो, उनको जो उन्होंने पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी भी काफ़ी दूर है और आदर्श स्थिति तब होगी जब उस राज्य की जो स्थानीय सरकार है उनको भी पर्याप्त अधिकार मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने इसके जो है 3 पार्ट और करे थे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।